हेलो दोस्तों, मैं अनूप गुप्ता आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद अनूप में स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा ना, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होने वाला है, ठीक ना। जानेंगे अकाउंटिंग कितना टाइप्स का होता है। देखिए, अकाउंटिंग का मतलब हम लोग सब जानते हैं। अकाउंटिंग क्या भैया? प्रोसेस है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का। आज जानेंगे उसका टाइप्स। तो अकाउंटिंग जो होता है ना बाबू, 5 टाइप्स का होता है, 5 टाइप का अकाउंटिंग होता है। पहला वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा है टैक्स अकाउंटिंग, चौथा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और पांचवा सबसे लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आइए एक एक करके सबका मतलब जानते हैं। देखिएगा, जो सबसे पहला वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? कुछ नहीं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, यही क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंस मतलब क्या होता है? मनी, यानी मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जितना सारा भी बिजनेस इंफॉर्मेशन होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होता है, जिस अकाउंटिंग के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है ना। जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मनी से रिलेटेड जितना सारा भी इंफॉर्मेशन है, जितना सारा भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जिस अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग जानने से पहले जानते हैं कॉस्ट क्या होता है, ठीक ना। देखिएगा, कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को खरीदने के लिए, किसी भी चीज को अक्वायर करने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए हम उसके बदले में जो पे करते हैं वही उस चीज का कॉस्ट हो जाता है बाबू। जैसे देखिए, शाम हुआ, आपको भूख लगा, आपका मन किया ओरियो बिस्किट खाने का, ठीक ना। अब ओरियो बिस्किट खाने का मन किया, दुकान में गए, ओरियो बिस्किट लिए, लेके क्या करते हैं? घरे भाग जाते हैं तुरंत? नहीं, जैसे ही आप ओरियो बिस्किट लेते हैं तो दुकानदार को क्या करते हैं? पॉकेट से 10 रुपए निकाल के पकड़ा देते हैं। तो देखिए बाबू, ओरियो बिस्किट आप ले रहे हैं, आपके पास ओरियो बिस्किट आ रहा है, लेकिन उसके बदले में आपको क्या देना पड़ रहा है? मनी देना पड़ रहा है ना, 10 रुपया देना पड़ रहा है ना। यानी एक तो ओरियो बिस्किट लेने के लिए आपको कितना देना पड़ा? 10 रुपया। तो उस ओरियो बिस्किट का कॉस्ट आपके लिए क्या हो गया बाबू? 10 रुपया हुआ, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को पाने के लिए, और एक एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है। क्या बनाना है? मान लीजिए आपको घर बनाना है, ठीक ना। तो आप घर बनाने के लिए मान लीजिए बहुत सारा सामान का जरूरत पड़ता है, ठीक ना। मान लीजिए घर बनाने के लिए ईटा का जरूरत पड़ेगा, सीमेंट का जरूरत पड़ेगा, बालू का जरूरत पड़ेगा, रड का जरूरत पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर पुट्टी वगैरह का जरूरत पड़ेगा, पेंट का जरूरत पड़ेगा, मार्बल का जरूरत पड़ेगा, बहुत सारा चीज का जरूरत पड़ता है, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए हम सिंपल एकदम नॉर्मल बस घर बना रहे हैं तो उसमें मान लीजिए 5 लाख रुपए का हमको ईटा का जरूरत पड़ गया, ठीक है ना। 5 लाख रुपए का सीमेंट बालू ये सब का जरूरत पड़ गया, तो 10 लाख हो गया, 10 लाख रुपया हो गया। इसके बाद मान लीजिए 5 लाख रुपए का रड हुआ, पुट्टी हुआ, पेंट हुआ, ये सब जितना भी छोटा मोटा सामान है इसका जरूरत पड़ गया, तो 10 लाख और 5 15 लाख हो गया, ठीक ना। जो मिस्त्री बनाएगा वो फ्री में बना देगा? हमारा रिश्तेदार है? नहीं, उसको भी देना पड़ेगा। तो मान लीजिए वो बनाने का 10 लाख रुपया ले लिया, तो देखिए 15 लाख का सामान और 10 लाख रुपया मिस्त्री लिया, उसके बाद हमारा बिल्डिंग बनके रेडी हुआ। तो अगर मान लीजिए मेरा दोस्त आके पूछेगा, ये भाई बिल्डिंग बनाया तो कितना खर्चा पड़ा, हम क्या बोलेंगे? 25 लाख रुपया भाई। 15 लाख रुपया का मटेरियल और 10 लाख रुपया का मिस्त्री चार्ज देना पड़ा, लेबर चार्ज हमको देना पड़ा। तो खूब बढ़िया से समझिएगा, यानी उस बिल्डिंग को डेवलप करने के लिए, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमको क्या देना पड़ा बाबू? 25 लाख रुपया। यानी उस बिल्डिंग का कॉस्ट मेरे लिए कितना पड़ गया? 25 लाख रुपया, समझे ना। तो कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को पाने के लिए, अक्वायर करने के लिए, फिर डेवलप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए हमको उसके बदले में जो पे करना पड़ता है, जो सम ऑफ मनी हम पे करते हैं, वही उस चीज का क्या माना जाता है बाबू? कॉस्ट माना जाता है, ठीक ना। तो कॉस्ट का मतलब हम लोग समझे। अब देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या हो गया कि कॉस्ट से रिलेटेड, अभी देखिए घर बनाने में जो भी माल सामान लग रहा है, जो भी मटेरियल लग रहा है, 5 लाख का बालू लगा, 2 लाख रुपए का रड लग गया, 1 लाख रुपए का पुट्टी लग गया, 50,000 रुपए का प्रेक वगैरह लग गया, है ना। 2 लाख रुपए का मार्बल पत्थर लग गया, 1 लाख रुपए का पेंट लग गया। तो ये सब क्या कर रहा है? रिकॉर्ड कीजिएगा, तो लिखिएगा, तो तब ना बताइएगा कि टोटल घर में कितना खर्चा हुआ घर बनाने में। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो होता है, कॉस्ट से रिलेटेड जितना सारा भी इंफॉर्मेशन होता है, सबको जिस अकाउंटिंग के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग हुआ। देखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का ज़्यादा यूज़ ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले करते हैं। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है इसके बारे में समझिए। बिजनेस 2 तरह का होता है बाबू। पहला होता है ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। खूब बढ़िया से समझिएगा। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब होता है हम माल खरीद के लाएं और बेच दिए।
माल सामान खरीद के लाए और बेच दिए। जैसे देखिए आपका घर के नीचे, आपके घर के आसपास जो कपड़ा दुकान वाला होगा, क्या करता है, कपड़ा खुद बनाता है? नहीं, कपड़ा होलसेल मार्केट से खरीद के लाता है और आपको बेच देता है। तो उस बिजनेस के यही काम ही है कि खरीद के लाएगा, बेचेगा, खरीदेगा, बेचेगा, परचेज और सेल्स, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब हो गया, देखिए हल्दीराम प्रभुजी एंड सन्स, हल्दीराम का जो मिठाई खाते हैं ना, खूब खाते हैं, काजू कतली मिल जाए तो उसी में घुस के खाइएगा, आप लोग डब्बे में बैठ जाइएगा, है ना। तो चीज को खूब बढ़िया से समझिए। अब हल्दीराम क्या करता है, मिठाई खरीद के आपको बेचता है? नहीं बाबू, मिठाई नहीं खरीदता है, वो काजू, दूध, बादाम, मैदा, खोआ, ये सब खरीद के मिठाई बना के आपको बेचता है, ठीक ना। तो क्या करता है, मिठाई बना के बेचता है, ना कि खरीद के बेचता है। तो हल्दीराम क्या करता है, मिठाई बना के बेचता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाबू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, है ना। तो बिजनेस दो टाइप का हुआ, ट्रेडिंग मतलब खरीदे बेच दिए, परचेस सेल्स, और दूसरा हुआ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब हो गया खरीद के नहीं बेच रहे हैं बाबू, खुद से बना के बेच रहे हैं, ठीक ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ज्यादा यूज कौन करते हैं बाबू, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले करते हैं, ठीक ना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले। अब आइए उसके आगे बढ़ते हैं, टैक्स अकाउंटिंग। फिर उसके बाद टैक्स अकाउंटिंग जानने के पहले जान लेते हैं टैक्स क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा, हम जो भी इनकम जनरेट करते हैं, जो भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं ना, उसका एक छोटा सा हिस्सा हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक ना। अब आप कहिएगा, हाँ मास्टर, इनकम हम जनरेट किए, मेहनत हम किए, खून पसीना हम बहाए, कमाई में सरकार को काहे देंगे? अब बताते हैं काहे दीजिएगा। देखिए, मान लीजिए मेरा कपड़ा का दुकान है, खूब बढ़िया से चीज को समझिएगा। मान लीजिए मेरा कपड़ा का दुकान है, मेरा घर से 5 किलोमीटर का दूरी पे है कपड़ा का दुकान, ठीक ना। तो हम तो कपड़ा दुकान से कमा रहे हैं भैया। अब मान लीजिए हम घर से जब सुबह सुबह निकल रहे हैं, कपड़ा दुकान, अपने दुकान जाने के लिए जो रोड का यूज कर रहे हैं वो भी हमारा है बाबू, है। अब मान लीजिए दुकान में बैठे हैं, मेरा 4 ठो कस्टमर आया है, दुकान में एसी वगैरह लगा है, एसी से जो हवा निकल रहा है वो हवा भी मेरा है बाबू। हम जो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन भी मेरा है बाबू। हमारे दुकान में जो इलेक्ट्रिक का वायर आया हुआ है बाहर से, सीएससी से या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से हमारे दुकान में अगर वायर आया हुआ है, तो जिस रास्ता से, जिस लैंप पोस्ट से होकर वायर आया हुआ है, वो पोल भी मेरा है, वो लैंप पोस्टो मेरा है। हम जो पानी पीते हैं, गंगा जी से आता है ना, नदी से आता है, वो नदी भी मेरा है बाबू। ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक ना, नेचर का है बाबू, ठीक है। ये तो मेरा अपना नहीं है, नेचर का है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करके रखता है, मेंटेन कौन करता है, गवर्नमेंट, ठीक ना। तो गवर्नमेंट आपके लिए उसको मेंटेन कर रहा है ताकि आप उसका बेनिफिट ले पाए। तो गवर्नमेंट को हम छोटा सा हिस्सा नहीं देंगे बाबू, देंगे ना, उसको भी तो मेंटेन करने में गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, तो कहां से लाएगी, हम लोग से ही तो लेगी। तो इसीलिए हम लोग अपने इनकम का एक तो छोटा सा हिस्सा गवर्नमेंट को देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टैक्स, ठीक ना। तो देखिएगा, टैक्स से रिलेटेड जितना सारा भी इंफॉर्मेशन होता है, जिस अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स अकाउंटिंग, ठीक ना। अब देखिएगा, टैक्स अकाउंटिंग के बाद हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, बट उससे पहले जानेंगे मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बाबू, एक पर्सन का ग्रुप, कुछ पर्सन्स का ग्रुप होता है जो मिलकर बिजनेस को चलाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। जैसे देखिए, मान लीजिए मेरा कपड़ा वाला दुकान है, वो एकदम बड़ा खूब बढ़िया से चलने लगा, तो क्या कि एक तो मैनेजर रख लिए, एक तो सुपरवाइजर रख लिए, ठीक है, एक तो सीनियर, एक तो अकाउंटेंट रख लिए, ठीक है, एक तो अकाउंटेंट रख लिए, और एक हम हो गए। अब देखिए, हम लोग 4 लोग ही मिलकर तो पूरा बिजनेस को रेगुलेट कर रहे हैं ना, बिजनेस को चला रहे हैं ना। कोई भी डिसीजन कि भाई फ्यूचर में क्या ऑफर रखा जाए, ठीक ना, कस्टमर्स को और कैसे लाया जाए, सब डिसीजन कौन लेगा, हम लोग ही लेंगे। तो जो 4 लोग का हमारा ग्रुप है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो तीनों अकाउंटिंग है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग, इससे जो नेट इंफॉर्मेशन, नेट रिजल्ट हमको पता चलता है। अब नेट रिजल्ट क्या पता चलेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या पता चलेगा, प्रॉफिट लॉस। कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या पता चलेगा, अभी तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी चीज को बनाने के लिए, पाने के लिए कितना खर्चा लग रहा है। और टैक्स अकाउंटिंग में क्या पता चलेगा कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, इस सबको एक तो फिर से फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है, सबको एक साथ, और रिकॉर्ड करने के बाद एनालिसिस किया जाता है बाबू, मैच किया जाता है ना, कि भैया इस साल थोड़ा प्रॉफिट कम गया, तो क्यों कम गया, इसको कैसे और बढ़ाया जाए, प्रॉफिट को और कैसे बढ़ाया जाए। किसी चीज को बनाने में खर्चा अगर थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो उसको कैसे कम किया जाए, सारा डिसीजन कौन लेता है, मैनेजमेंट लेती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और सबसे लास्ट टॉपिक जो है अकाउंटिंग का, सबसे लास्ट अकाउंटिंग जो है वो है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक ना। देखिएगा बाबू, भले ही हमारा मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना, बट एक बात बताइए, हम बिजनेस कहाँ कर रहे हैं, चंद्रमा पे कर रहे हैं, चांद पे कर रहे हैं, नहीं।
सोसाइटी में कर रहे हैं ना बाबू, अपने सोसाइटी में ही तो बिजनेस कर रहे हैं। तो बाबू भले हमारा मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी को डूबने देंगे, सोसाइटी की भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे, ऑब्वियसली सोचेंगे, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि हमारा जो ऑफिस है उसके आसपास मान लीजिए कोई एनजीओ वगैरह है, उसमें अगर हम कुछ डोनेट कर दिए अपनी इच्छा से, ठीक ना। अगर मान लीजिए कोई अनाथ आश्रम है उसमें हम लोग डोनेट कर दिए, मान लीजिए कोई गौशाला है उसमें हम लोग शेड बना दिए, पूरा गाय का मान लीजिए चारा पूरा भर दिए, ठीक है ना। तो समाज से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड जो भी हम लोग क्या करते हैं, चैरिटी करते हैं, जो भी डोनेशंस करते हैं, उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बाबू, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है ना। तो आइए आज का हमारा दूसरा टॉपिक देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक ना। एडवांटेजेस का मतलब होता है बाबू फायदा, ठीक ना। यार हम लोग इतना अकाउंटिंग सीख रहे हैं, इतना टाइप से अकाउंटिंग जाने, ठीक ना, इतना कुछ पढ़े तो उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। अकाउंटिंग करना सीख रहे हैं तो उसका कुछ फायदा भी होगा, तभी तो सीख रहे हैं। अरे बिना फायदा का तो हम लोग खाना भी नहीं खाते हैं, खाना काहे खाते हैं, ताकि मोटा हो जाए, ठीक ना। तो यहाँ भी अकाउंटिंग अगर सीख रहे हैं तो भाई उसका भी कुछ फायदा है। तो आइए एक एक करके जानते हैं अकाउंटिंग का एडवांटेजेस यानी फायदा के बारे में। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो बोलता है परमानेंट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। देखिएगा बाबू, अकाउंटिंग जब हम लोग कर रहे हैं तो जितना सारा हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है सबका क्या हो रहा है, एक परमानेंट रिकॉर्ड रेडी हो रहा है ना। परमानेंट क्यों बोलते हैं बाबू, अगर मान लो वही याद करके रखते हैं, ठीक ना, तो क्या होता है, आज याद रखते, कल याद रखते, परसों याद रखते, 3-4 दिन 5 दिन बाद, महीना भर बाद भूल जाते, तो परमानेंट हुआ क्या, नहीं। लेकिन यहाँ क्या किया, नोट डाउन कर लिए, लिख लिए, तो वो जो रिकॉर्ड रेडी हुआ वो क्या हो गया, हमेशा के लिए हो गया, परमानेंट हो गया है ना। तो उसको बोलते हैं परमानेंट। और सिस्टमैटिक मतलब अकाउंटिंग कर रहे हैं, एक टोटल मान लीजिए यही पेज है, इसमें अकाउंटिंग कर रहे थे, एक तो ट्रांजैक्शन यहाँ लिखिएगा, एक तो यहाँ लिखेगा, काटा कुटी खेल रहे हैं, सीरियल वाइज एकदम लिखा जाता है ना, एकदम सीरियल वाइज, डेट वाइज, सब पूरा क्लियरिटी रहता है ना। तो उसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक। तो परमानेंट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आइए दूसरा एडवांटेज देखते हैं, हेल्प्स टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। बाबू ये तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ के आए थे ना, टू अ सर्टेन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्यों पढ़ते हैं भैया, प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, ठीक ना। तो जितना भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अल्टीमेटली सब लास्ट में क्या बताता है बाबू, क्यों रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट लॉस जानने के लिए। तो जितना सारा भी अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हेल्प करता है ना प्रॉफिट लॉस जानने के लिए। तो वही बोलता है हेल्प्स टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, दूसरा गया, ठीक है। अब आइए 3 नंबर देखते हैं हम लोग, हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स। इसके बारे में थोड़ा समझिएगा चीज को खूब बढ़िया से। देखिएगा रिजल्ट का मतलब यहाँ पे होता है प्रॉफिट और लॉस, ठीक ना। बेसिकली यहाँ पे रिजल्ट्स का मतलब हम लोग जानते हैं प्रॉफिट और लॉस। देखिए आपके ऊपर ही हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए आप 8 क्लास में लाए थे 70%, कितना लाए थे 8 क्लास में 70%, और जहाँ 9 में गए तो आप ला दिए 80%, कितना ला दिए बाबू, मार्क्स 80%। क्या कीजिएगा, सीना इसे चौड़ा करके लगिएगा घूमने, जहाँ पापा मिलेंगे ना, नया वाला फोन चाहिए, नया वाला फोन चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक करने लगेगा, ठीक ना। पापा भी आपको दिला देंगे, भाई कि लड़का हमारा नंबर लाया है, क्या दिक्कत है, दे दो इसको, समझ रहे हैं बात को। वही मान लीजिए कि 8 में लाए थे 70% और 9 में ला दिए 65%, तब क्या कीजिएगा, बोलिएगा ऐसे सीना चौड़ा करके बोलिएगा 5% कमाया है, 5% कमाया है, कुटा जाइएगा। अब फोन मांगिएगा, बाबूजी क्या करेंगे मालूम है, पापा क्या करेंगे, जो तुम्हारा पास मोबाइल है वो छीन के टेलीफोन धरा देंगे, बोलेंगे बेटा इसी से बतियाओ, अब तुमको फोन का भी जरूरत नहीं है ना। अब देखिएगा बाबू, ये जो आप बोल रहे हैं कि हम 10% ज्यादा लाए हैं, 5% कम लाए, ये कैसे पता चल रहा है, दोनों साल का रिजल्ट को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, 2 साल का प्रॉफिट को आपस में कंपेयर करते हैं, 2 साल का परचेस को कंपेयर करते हैं, सेल्स को कंपेयर करते हैं, हर चीज को क्या करते हैं, जितना डाटा है सबको कंपेयर करते हैं कि भैया पिछले साल हम 20 लाख रुपए का माल खरीदे थे, इस साल हम 22 लाख रुपए का माल खरीदे, यानी 2 लाख का ज्यादा खरीदे, भाई मेरा प्रोग्रेस हुआ है। अब वही मान लीजिए पिछले साल 20 लाख का खरीदे थे, इस साल 15 लाख का खरीदे, तो भैया 5 साल का क्या हो गया, मेरा बिजनेस डाउनवर्ड चला गया, मेरा परचेस क्या हुआ, 5 लाख रुपए से घट गया है, ठीक ना। मान लीजिए पिछले साल हम 5 लाख रुपए प्रॉफिट किए थे, इस साल 6.5 लाख रुपए प्रॉफिट किए, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो कैसे पता चल रहा है बाबू, बिजनेस सक्सेस कर रहा है, बिजनेस ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे पता चल रहा है, कंपेयर करके। तो बोलता है हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट्स का भी कंपेयर करने में क्या करता है, हेल्प करता है।
ठीक है ना। अब देखिए 4 नंबर हम लोग देखेंगे हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं। देखिए कुछ नहीं, अभी जैसे मान लीजिए आप लोग रिजल्ट कंपेयर किए, तो रिजल्ट कंपेयर करने के बाद ज़्यादा या कम आया, तो उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपका नंबर कम आ गया तो उसके बाद आप क्या सोचिएगा कि पहले सोचिएगा क्यों कम आया। जब पता चला कि अरे भैया पिछले साल हम 10 घंटा करके पढ़े थे, एक दिन में इस साल 8 घंटा पढ़े इसीलिए नंबर कम आ गया, तो उसके बाद क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं ना, कह रहे नहीं 10 में भी हमको 10 घंटा नहीं 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा बाबू, जैसे ही रिजल्ट्स को कंपेयर किया गया कि भाई ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अगर मान लो ग्रोथ हुआ है तो भी डिसीजन लिया जाएगा कि और कैसे ग्रोथ होए, ठीक है। और मान लीजिए ग्रोथ नहीं हुआ है, उल्टा कम प्रॉफिट हुआ है, उसके लिए भी डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे बिजनेस का ग्रोथ को किया जाए, कैसे बिजनेस का प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। तो उसी को बोलते हैं हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अब आइए उसके बाद हम लोग आते हैं 5 नंबर पॉइंट, हेल्प्स इन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक ना, टैक्स लायबिलिटी मतलब गवर्नमेंट को हमको कितना टैक्स पे करना है। ठीक है, अभी तो देख के टैक्स अकाउंटिंग तो यही बताता है ना, तो बोलता है हेल्प्स इन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन मतलब होता है निकालना, ठीक ना। तो बोलता है जो हमारा इनकम हुआ है उस इनकम पे हमको कितना रुपया टैक्स देना है, उसको निकालने के लिए भी अकाउंटिंग क्या है बाबू, हेल्पफुल है, हेल्प करता है। अब उसके बाद आते हैं 6वां, एक्ट एज एन एविडेंस। देखिएगा बड़ा मजेदार पॉइंट है, एविडेंस की तरह काम करता है। एविडेंस मतलब क्या होता है, सबूत। सीआईडी देखते थे ना, एसीपी प्रद्युमन एकदम टकला हेवी, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, वही है गड़बड़, ठीक ना, मतलब एक्ट ऑफ एविडेंस। अब देखिएगा चीज़ को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कपड़ा का दुकान था, एक तो बूढ़ा आदमी आया, आके बोला कि बाबू हमारा बेटी की शादी है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमको साड़ी दे दीजिए नहीं तो शादी टूट जाएगा, हम आपको 10 दिन में पैसा ला के दे देंगे। हम कहा ठीक है भैया, आप समाज सेवा कर दे थोड़ा, 10 दिन का तो बात है। आदमी एकदम सच्चा साधु लग रहा था, दे दिए उसको 50,000 रुपये का साड़ी खरीद के लेके चला गया। अब देखिए बाबू 50,000 रुपये का साड़ी लेके चला गया तो बोला था 10 दिन में पैसा दे देंगे। 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसका टेलीफोन नंबर एड्रेस वगैरह हम लिख के रखे थे, फोन लगाए तो फोन नहीं लग रहा है। अब भैया एड्रेस से क्या करेंगे, जाके देखेंगे ना, 50,000 रुपये का बात है। तो एकदम सुबह नहाए धोए, धोती उती पहन के पगड़ी उगड़ी लगे भाई पैसा मांगने जा रहे हैं। गए उसका घर, हम बोले भाई तुम तो बोल के देखे बेटा खटिया बैठा हुआ है मस्ती में, हम बोले भाई तुम तो बोल के गया था 10 दिन में पैसा दे देंगे, अभी तक तुम हमको पैसा दिया नहीं। बोला हाँ पैसा, कैसा पैसा? हम बोले अरे 50,000 रुपये का साड़ी लेके आया था। बोला कहाँ, हम तो साड़ी नहीं लिए थे। आप देखो बाबू मेरा तो दिमाग गया जल, एक तो भलाई भी किए, ऊपर से बोलता है कि साड़ी नहीं लिए, लग रहा है जैसे हम झूठ बोल रहे हैं। तो हम का किए कि भैया नहा धोआ के गए भी किए थे, चढ़ गए खटिया पे, लगे कूटने, कूट के खटिए तोड़ दिए, मैंने इतना मारे कि खटिए टूट गया, वो तो टूटा साथ में खटिए टूट गया। अब क्या हुआ भैया, पुलिस आ गया, दोनों जने को लेके गया थाना में बोला कि क्यों आप मारे। हम कह देखिए ऐसा बात है, हमारे पास आके रोया, हम उसको साड़ी भी दे दिए, कपड़ा भी दे दिए, उसके बाद पैसा मांगने के कहता है हम आपसे साड़ी ही नहीं खरीदे हैं। तो पुलिस कह रहा है हम कैसे माने कि वो आपसे साड़ी खरीदा है भैया, हम कह रुकिए वेट कीजिए। अपना झोला में से निकाले क्या, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसमें हम लोग रिकॉर्ड किए हैं, और निकाल के दिखा दिए, देखिए लिखा है ना इतना तारीख का सेल। पुलिस बोलेगा हाँ। हम बोले देखिए बिल बना है ना इतना तारीख को, पुलिस बोलेगा हाँ। तो देखिए बाबू जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम रिकॉर्ड किए उस समय किस चीज का काम किया, सबूत का काम किया है ना। अब वैसे ही मान लीजिए कोई मेरा क्रेडिटर है जिससे हम उधार में माल खरीदे हैं, उसको हम पैसा दे दिए, बोला हम पैसा तुमसे मिला ही नहीं है हमको, ठीक ना। ये लेके भैया केस हो गया, मान लीजिए थाना में चल गया, बोला कि आदमी हमको पैसा नहीं दिया है, पुलिस हमको भी बोला है, हम भी गए थाना में, तुरंत खाता खोल के दिखा देंगे, देखिए जब खरीदे थे तब भी लिखे थे और जिस दिन पेमेंट किए वो भी लिखा हुआ है। किस चीज का काम हो गया बाबू, एविडेंस का काम हो गया। तो वही बोलता है एक्ट एज एन एविडेंस। अब 7वां है जो हमारा एडवांटेजेस, 7वां जो है एडवांटेजेस है वो है रिप्लेसेस मेमोरी, ठीक ना। इसका मतलब ये नहीं कि मेमोरी को रिप्लेस कर दीजिए, मैंने अपना दिमाग खोल के पड़ोसी को घुसा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। रिप्लेसेस मेमोरी का मतलब होता है कि आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी बिजनेस इंफॉर्मेशन को आपको याद रखने का जरूरत नहीं पड़ता। क्यों, आप तो रिकॉर्ड कर दिए, उसके बाद याद रखिए भूल जाइए, उससे कोई फर्क पड़ेगा, वो तो रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्डली परमानेंट रिकॉर्ड बन गया है ना, उसको आप याद रखने का जरूरत नहीं है आपको अब, है ना। ठीक है, अब आइए 8 नंबर पॉइंट देखते हैं, हेल्पफुल इन राइजिंग लोन लेने के लिए कैसे हेल्पफुल है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक ना। देखिएगा बाबू
जब हम लोग बैंक में जाते हैं ना लोन लेने के लिए, तो बैंक वाला मैनेजर हमसे हर चीज़ पूछता है बाबू, पूछने के बाद लोन देता है। हर चीज़ मतलब कि भाई आपका प्रॉपर्टी कितना है, आपका साल का इनकम कितना है, सब कुछ जानने के बाद ही हमको लोन देता है। नहीं तो देखिए अगर मान लीजिए कुछ पूछा नहीं और हम लोन ले लिए, लोन लेने के बाद पता चला कि मेरा कैपेसिटी नहीं है लोन को रीपे करने का, तो किसका नुकसान हो जाएगा? बैंक का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए बैंक लोन देने से पहले सब कुछ आपसे पूछ लेता है, ठीक ना, सब कुछ जान लेगा, सब कुछ देख लेगा, उसके बाद ही आपको लोन देगा, ठीक है। तो हम मान लीजिए हमको भी जरूरत पड़ा लोन का, हम बैंक में पूछे कि सर लोन चाहिए, मैनेजर बोला कि बताइए साल का कितना प्रॉफिट करता है आपका बिजनेस, हम क्या सर 20-25 लाख रुपया प्रॉफिट कर लेता है। तो बाबू एक बात बताओ, हम बोल देंगे वो मान जाएगा? बोलेगा ना प्रूफ, क्योंकि अगर ऐसा ही रहता तो हम तो बोल देंगे 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट करता है और ज्यादा लोन लेके भाग जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या पूछेगा वो कि भाई प्रूफ दिखाइए, अगर 20-25 लाख रुपए का आपका बिजनेस प्रॉफिट करता है तो हमको प्रूफ दिखाइए। तो उस हाल में क्या होगा, हम बोलेंगे ठीक है रुकिए, हमारा जो अकाउंटिंग का कॉपी है ना, जहां से हम कैलकुलेट करके प्रॉफिट लॉस निकाले हैं, जो हम अकाउंटिंग करके प्रॉफिट लॉस निकाले हैं जिस कॉपी में, वो कॉपी उसको शो कर देंगे कि सर देख लीजिए आप, और सही में देखिएगा तो बोलेगा हाँ भैया सही बात है, अकाउंटिंग किया हुआ है, इसका 20-25 लाख रुपए का तो हर साल प्रॉफिट दिखा रहा है बिजनेस, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है भाई, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, उसको विश्वास हो जाएगा और हमको लोन दे देगा, ठीक ना। तो वही बोलते हैं हेल्पफुल इन राइजिंग लोन, ठीक है ना। आइए फिर आज का अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, है ना। इसका देखिए पहला लिमिटेशन है अकाउंटिंग का, कंसीडर्स ओनली मॉनेटरी इवेंट्स यानी ट्रांजेक्शन्स, मॉनेटरी इवेंट यानी ट्रांजेक्शन्स। तो देखिएगा अकाउंटिंग में बाबू बस हम लोग मनी से रिलेटेड ही बिजनेस इंफॉर्मेशन यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जबकि देखिए एक बिजनेस जब चलता है बाबू तो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम 100%, बट उसके अलावा बिजनेस में हम किस क्वालिटी का गुड्स बेच रहे हैं, किस क्वालिटी का सामान बेच रहे हो, क्वालिटी भी बाबू इंपॉर्टेंट है ना। और देखिए उसके बाद मान लीजिए कि बिजनेस में मेरा बिहेव कैसा है, हम अगर काउंटर पर दुकान में बैठ रहे हैं तो मेरा व्यवहार कैसा है लोगों के साथ, उस पर भी बिजनेस डिपेंड करता है, बिजनेस का ग्रोथ होता है। बट क्वालिटी, मेरा बिहेव, ठीक है, इस सारे के बारे में कहीं रिकॉर्डिंग करते हैं क्या? हम लोग नहीं करते हैं। तो इसका पहला लिमिटेशन है, पहला लिमिट है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, खाली मॉनेटरी यानी मनी से रिलेटेड ही इवेंट्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जिसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। उसके अलावा क्वालिटी, नेचर, ये सब पे हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, है ना। अब आइए इसका दूसरा लिमिटेशन बोलता है एरर्स यानी गलती। बाबू एक चीज देखिए, तो हम अभी आपको बोलेंगे कि मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आओ, तो पानी लाने में देखिएगा थोड़ा मोड़ा इधर करके गिरा दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा 2-4 बूंद 5 बूंद गिरेगा ही, ठीक ना। तो देखिए एक तो पानी लाने का काम में जब गलती हो रहा है बाबू, तो इतना बड़ा अकाउंटिंग का प्रोसेस है, इतना प्रोसेस है, इसमें क्या गलती नहीं हो सकता है? गलती का चांसेस रहता है ना। तो वही बोलता है एरर्स, ठीक है। अब आइए हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं, बोलता है एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। देखिए यहाँ पे एसेट्स का मतलब होता है बाबू प्रॉपर्टी, एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, ठीक ना। तो देखिएगा बाबू, हम जब प्रॉपर्टी खरीदे, सपोज कीजिए आज एक तो हम जमीन खरीद लिए अपना बिजनेस के लिए, एक तो जमीन खरीद लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन खरीद लिए, और जमीन 10 लाख रुपए में खरीदे तो अपना खाता में रिकॉर्ड कर लिया, अकाउंटिंग कर लिए, 10 लाख रुपए का जमीन हम खरीदे। बाबू आज से 5 साल बाद वो जमीन का दाम 10 लाख रुपया रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लेकिन देखिए आज जो हम 10 लाख रुपया लिख दिए, वो क्या हो गया, वो तो परमानेंट रिकॉर्ड हो गया कि 10 लाख रुपया उसमें लिखा गया, मतलब लिखा गया। लेकिन 5 साल बाद क्या जमीन का दाम 10 लाख की रहेगा? नहीं, 15 लाख हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा। लेकिन वो बढ़ा हुआ फिगर को यहाँ डिनोट कर रहा है क्या? डिनोट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसका मतलब बाबू करंट पोजीशन को सही से बता नहीं पाता है। वही लिखा है कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस, जितना में खरीदे वही लिखा रह जाता है ना। अब आइए 4 नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक ना। मैनिपुलेशन का मतलब होता है बाबू चालाकी से इधर उधर कर देना, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए जब हम अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई देखने थोड़ी आ रहा है, हम जानबूझ के क्या किया, प्रॉफिट को ज्यादा दिखा दिए। अब क्यों ज्यादा दिखा दिए, प्रॉफिट को ज्यादा दिखा दिया, हमको बैंक से लोन चाहिए होता है, तो भैया जितना ज्यादा प्रॉफिट रहेगा उतना ज्यादा हमको वहां से लोन मिल जाएगा, इसलिए हम प्रॉफिट को जानबूझ के बढ़ा के दिखा दिए, ठीक ना। अच्छा, ये हुआ पहले सिचुएशन। अब दूसरा क्या हो सकता है भैया मैनिपुलेशन में, कि जानबूझ के प्रॉफिट को कम करके दिखा रहे, कम प्रॉफिट दिखा रहे, क्यों? ताकि हमको टैक्स ज्यादा देना ना पड़े, टैक्स बचाना पड़े। तो क्या कर सकते हैं, इसका मैनिपुलेशन हो सकता है। क्योंकि जब बनता है बाबू तो कोई देखने नहीं आता है, मेरा बिजनेस है, हम ही बना रहे भैया, तो मेरा मन, हम किसी प्रॉफिट को ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, कुछ डेटा इधर उधर भी कर सकते हैं ना। तो बोलता है ये भी लिमिटेशन है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। आई फिर लास्ट लिमिटेशन हम लोग देखते हैं, बोलता है रिकॉर्ड्स ओनली पास्ट इवेंट्स, ठीक ना। देखिएगा बाबू अकाउंटेंसी में तो हम लोग पास्ट इवेंट ही ना रिकॉर्ड करते हैं, है ना। मतलब जो इवेंट हमारा हो गया, जैसे मेरा माल
बिक गया, मेरा गुड्स बिक गया, सेल हो गया, तो सेल होने के बाद ही रिकॉर्ड करेंगे ना। हम कोई माल परचेस किया, हम कोई माल खरीदे, तो जब गुड्स खरीद लेंगे, परचेस कर लिए, परचेस करने के बाद ही तो रिकॉर्ड करेंगे। तो जो इवेंट हो जाता है उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, हालांकि फ्यूचर रिकॉर्ड कर देंगे। बाबा थोड़ी है, हमारे पास जादू थोड़ी है, कोई मिल गया वाला भू करने वाला जादू तो नहीं है मेरे पास। मेरे पास क्या है बाबू, दिमाग। तो जो इवेंट हो जाता है उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक ना। अब जैसे उसी इवेंट से हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो मान लीजिए 2021 साल में बाबू, 2021 साल में हम 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किए। कितना का? 10 लाख का। तो बाबू जरूरी है कि हम 2022 में भी, इस साल में भी 10 लाख का ही प्रॉफिट करेंगे। आप 8 क्लास में 70% लाएं तो जरूरी है आप 9 क्लास में भी 70 लाइएगा। 90% भी ला सकते हैं, और नहीं पढ़िएगा तो बेटा 50% नहीं आएगा, ठीक ना। तो समझ रहे हैं। तो बोलता है जो पास्ट इवेंट्स है उससे जो हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, उस प्रॉफिट से हम लोग फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते कि अभी अगर 10 लाख का प्रॉफिट कर रहे हैं तो फ्यूचर में भी 10 ही लाख का प्रॉफिट करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। मे भी आप 10 लाख कर भी सकते हैं और 10 लाख से ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो वही बोलता है कि रिकॉर्ड्स ओनली पास्ट इवेंट, हम लोग पास्ट इवेंट को ही रिकॉर्ड करते हैं और उसी को लेके एक्सपेक्टेशन करते हैं, जो कि फ्यूचर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे फिर अगले क्लास में देखेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।